یہاں پر اس پنڈال میں موجود میرے تمام جمہوریت پسند ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت اور ان کے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں دعوت دی اور یہاں پر شہر کراچی میں اس منی پاکستان میں آپ لوگوں کے سامنے اپنی فریاد رکھنے کا ایک موقع فراہم کیا۔ میں اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے اب سے چند گھنٹہ پہلے ہمارے شمالی وزیرستان کے پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما عید الرحمان وزیر کے چچا رئیس خان وزیر، جن کو ٹارگٹ کلنگ میں قتل کر دیا گیا ہے، میں اس کی شدید مذمت بھی کرتا ہوں اور ہمارے ملک کے اس سیکیورٹی اپریٹس پر یہ واقعات ایک دفعہ پھر ایک سوالیہ نشان اٹھاتے ہیں کہ کیوں کر اتنے بڑے آپریشن کے باوجود، کیوں کر ایک چھوٹے سے ضلع میں اتنی بڑی تعداد میں سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باوجود اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں، تو میں اس ملک کے حکمرانوں کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو، اگر وہ وزیر اعظم ہے تو جواب دے کہ ان کی وجوہات کیا ہے۔ میں آج کے دن شہدائے کارساز کو، ان شہداء کو جن کو آج ہی کے دن ایک خودکش دھماکے میں شہید کیا گیا تھا، اس مقصد کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ کہ شاید یہاں پر بم دھماکے کر کے شاید یہاں پر سیاسی کارکنوں کو شہید کر کے ہم ان سیاسی قوتوں کو دبا سکے، لیکن ان قوتوں کو، ان آمروں کو جن کی یہ سوچ تھی اور جو سیاسی قوتوں، سیاسی نظریات کو دبانا چاہتے تھے، آج میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ تو آج اس دھرتی پر قدم بھی نہیں رکھ سکتے، لیکن جن سیاسی قوتوں کو وہ خاموش کرنے نکلے تھے اور جن کو خاموش کرنے کے لیے یہ بم دھماکے اور اس طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کیے تھے، وہ آج بھی اپنی نظریات پر قائم ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ میرے ساتھیوں، سولہ تاریخ کو گجرانوالہ میں ایک جلسہ ہوا تھا۔ اس جلسے میں پاکستان کی 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب نے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا۔ میاں صاحب نے پاکستان کے موجودہ آرمی چیف پر کچھ الزامات لگائے تھے اور وہ الزامات،
कुछ मामूली इल्जामात नहीं थे, और वो इल्जामात किसी आम आदमी की तरफ से भी नहीं थे, वो पाकिस्तान की 3 दफा मुंतखब शुदा वज़ीर आज़म की तरफ से थे। होना तो ये चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि उस इल्जामात के जवाब में पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म, अगर वो वज़ीर आज़म है, उस इल्जामात के जवाब में वो उनका खैर मकदम करते और तहकीकात का ऐलान करते, और तहकीकात इल्जामात के बाद तहकीकात के लिए उनका जो फार्मूला, जब तक वो वज़ीर आज़म नहीं बने थे, उनका फार्मूला ये होता था, और वो हमें हर रोज ये भाषण दिया करते थे कि पूरी दुनिया में ये कानून है, पूरी दुनिया में ये उसूल है कि जब इल्जामात लगते हैं तो वो ओहदेदार या हुकूमती जो भी ओहदा उनके साथ है वो मुस्तफी हो जाते हैं। लेकिन ये कानून फिर आपने बदल दिया है, बजाय ये कि आप उनसे इस्तीफे का मुतालबा करते, वो इल्जामात जो लगे थे मौजूदा आर्मी चीफ पर, आप उन इल्जामात की तहकीकात करते, आपने उल्टा रद्द अमल में अटैक करना शुरू कर दिया, जवाबी वार शुरू कर दिया आपने, और जवाबी वार में भी आपने कुछ मजीद जर्नल को इन्वॉल्व कर दिया। इसका जवाब आपने नहीं दिया, इसकी वजाहत आपने नहीं की कि जो इल्जामात लगे उसमें कितनी सदाकत है। आपने सिर्फ ये कह दिया था कि फलाने सन में एक और जर्नल ने भी इस तरह किया था। तो जनाब इमरान खान साहब, हम आज फिर आपसे मुतालबा करते हैं कि अगर आपके इल्जामात में हकीकत है, या मियां साहब ने जो इल्जामात आप पर लगाए थे, इन 2 अफराद पर लगाए थे, उनमें हकीकत है, उन सब के दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आप आज ही ऐलान करें कि सन 41 से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है इस मुल्क में, हम उसके लिए एक ट्रुथ कमीशन बनाते हैं, जो आपने इल्जाम लगाए हैं उसकी भी तहकीकात करे, जो मियां साहब ने इल्जामात लगाए उसकी भी तहकीकात करे, और ये हमारे पीडीएम के इनिशियल ड्राफ्ट में भी यह बात मौजूद है, और ये उन बबड़ के उन शुहदा का भी तहकीकात करे कि कौन कौन उनकी कत्लेआम में मुलव्वस था। बाबा से लेकर बरकमर में जो वाकया हुआ था, वहां पर जो शुहदा हुए थे उसकी भी तहकीकात करे कि कौन उसमें मुलव्वस था। ये जितने आमिर यहां पर गुजरे हैं, जितनी जंगी यहां पर गुजरी हैं, चाहे वो अयूब खान आए थे, चाहे वो जियाउल हक का मार्शल लॉ आया था, चाहे वो परवेज मुशर्रफ का आया था, ये ट्रुथ कमीशन फिर उन सब वाकयात की भी तहकीकात करे। साथ ही साथ ये ट्रुथ कमीशन फिर उस जंग की भी तहकीकात करे जो हमारे पुख्तनख्वा वतन पर मुसल्लत कर दी गई थी, जो डॉलर की जंग हमारे खित्ते पे मुसल्लत कर दी गई थी। ये ट्रुथ कमीशन फिर उस जंग की भी तहकीकात करे कि उस जंग में किस किस जर्नल ने अपनी तजोरियां बरी है, कौन कौन उससे मुस्तफीद हुआ है, और ये जो हमारी दो नस्लों को उन्होंने इस डॉलर की जंग में तबाह बर्बाद कर दिया था, उन के खून का भी फिर पता चला सके कि कौन इसके खून में मुलविस था, और
किन के मंसूबों की वजह से ये हमारा खित्ता पिछले 40 साल से एक जंग मुसलत कर दी गई थी और एक आग में हमें धकेल दिया गया था, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर पूरे पाकिस्तान को देखते पड़े। ये ट्रूथ कमीशन फिर ज़रब अज़ब ऑपरेशन और ऑपरेशन रद्दुल फसाद का भी थोड़ा एहतसाब करे कि यह ऑपरेशन आया दहशत गर्द के खिलाफ हुए थे या ये ऑपरेशन हमारे घरों से सामान की चोरी के लिए हुए थे। ये कमीशन फिर उस अमल की भी तहकीकात करे कि एहसानुल एहसान कहां से आया था, किस अदालत में उसको पेश किया गया था, कौन से उस पर जराइम थे, कौन सी उस पर एफआईआर थी, किस सेफ हाउस में उसको रखा गया और फिर किस तरीके से उसे जाने दिया गया। हम जब अपने खित्ते में दहशतगर्दी की बात करते हैं, बावजूद इस अमल के इतने बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, इतने बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन दहशतगर्द अब इस पूरे खित्ते में फिर से रिग्रुप हो रहे हैं और हमें खतरा यह है कि शायद कहीं किसी और जंग का कोई और कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है और उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक दफा फिर हमें ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी आने वाली नस्ल को ही इस्तेमाल किया जाएगा, हमारे बच्चों को ही इस्तेमाल किया जाएगा। हम जब ये सारे हकाइक दुनिया के सामने रखते हैं, तो हमारी हुकूमत हमें गद्दार डिक्लेयर कर देती है। गद्दारी के फितरे फिर उसके बाद हमारे ऊपर लगते हैं, हमारे साथियों को शहीद किया जाता है। अगर इतने ही ये चाहते हैं, मैं आज इस स्टेज से ये जो ट्रूथ कमीशन की मैंने बात की, मैं उसमें एक और बात भी ऐड करना चाहता हूं कि ये ट्रूथ कमीशन फिर अरमान लोनी, ये ट्रूथ कमीशन फिर नकीब मसूद, ये ट्रूथ कमीशन फिर ताहिर दावल और आरिफ वजीर के कत्ल की भी तहकीकात करें। क्या वजह है कि यहां पर वाकयात होते रहते हैं, सियासी वर्कर कत्ल कर दिए जाते हैं, लेकिन कोई तफ्तीश नहीं। तो कुछ तो है जिसको छुपाने की कोशिश की जा रही है। हम इस स्टेज से ये वाज़ेह पैगाम देना चाहते हैं कि ना आपकी टारगेट किलिंग हमें अपने नजरियात से हटा सकती है, ना आपके बेबुनियाद एफआईआर हमें अपने नजरियात से हटा सकती है। मेरे साथियों, अखलाकी और इंसानी गिरावट की आप इंतहा देखिए कि और तो और जब हमारे कारकुनों पर बस नहीं चला तो हमारे कारकुनों के वालिदैन को उन्होंने बेबुनियाद केसेस में फंसाने की कोशिश की गई। हमारी एक रहनुमा गुलालई इस्माइल के वालिदैन पर बेबुनियाद दहशतगर्दी के केसेस बनाए गए हैं और ये वही गुलालई इस्माइल थी जिनको इसी रियासत पाकिस्तान ने चंद साल पहले अवार्ड से नवाजा था और जिसके अप्रिसिएशन में आज के मौजूदा पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी की ट्वीट्स भी मौजूद है। लेकिन वो ट्वीट्स अब इतनी हाईलाइट हो गई है कि वहां से ये लोग यू टर्न भी नहीं ले सकते और डिलीट भी नहीं कर सकते। मैं इस मौजूदा सूरत हाल में इस मूवमेंट को आगाज समझता हूं। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए
सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए और इस अमल के लिए भी मैं इसको एक आगाज समझता हूं कि पाकिस्तानी इस रियासत में सियासी वर्कर्स के साथ जो सलूक रवा रखा गया है, उस सलूक की रोकथाम के लिए भी, उस सलूक की रोकथाम के लिए भी ये एक पहला कदम है। और ये पॉलिटिकल वर्कर्स, इनका ताल्लुक पाकिस्तान में चाहे जिस भी इलाके से हो, चाहे वो हमारे शुमाली वजीरिस्तान के हनीफ पश्तीन हो, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के बाबा जान हो, चाहे वो ओकाड़ा के मेहर सतार हो, चाहे वो बलोच या सिंधी सियासी वर्कर्स और सियासी लीडर्स हो, यहां पर इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत ने उन पर सियासी नजरियात के बुनियाद पर जो बेबुनियाद केसेस बनाए हैं, मेरे ख्याल में ये इसकी मिसाल हमें आमरीयत और बदतरीन आमरीयत में भी नहीं मिलती। और ये इस मौजूदा हुकूमत को मैं आमरीयत से बदतर इसलिए समझता हूं कि इन्होंने तो एक पंचिंग बैग के लिए एक मसनूई वजीर आजम को भी आगे बिठाया हुआ है। हकीकत में वो फैसले करने वाली कुव्वतें वो पाकिस्तान की फौज और उसकी एजेंसियां हैं। मैं आखिर में एक बात एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस की भी जरूर करना चाहता हूं। इस मुल्क में एक कानून है, एक कायदा है, एक आईन है, लेकिन इस एनफोर्स डिसअपीयरेंसेस इस सूरत में उस कानून को हर दिन तोड़ा जा रहा है। उस कानून को हर दिन तोड़ा जा रहा है और 8-8, 10-10 साल तक ये हमारे बेगुनाह लोग पाकिस्तान आर्मी के इंटरमेंट सेंटर्स में वो बगैर कोई जुर्म बताए, बगैर कोई गुनाह बताए, बगैर कोई चार्जशीट दिए वो 8-8, 10-10 साल से गैर कानूनी तौर पर इन इंटरमेंट सेंटर्स में पड़े हुए हैं। मैं इमरान खान साहब से ये भी गुजारिश करना चाहता हूं कि वो ट्रुथ कमीशन जिसके बनाने में आप हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ये पीडीएम और यहां पर जितने भी सियासी कायदीन हैं, ये स्टेज से मेरे ख्याल में आज वादा करेंगे कि ये जब इनको इख्तिदार मिलेगा तो ये वो ट्रुथ कमीशन इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे। और वो ट्रुथ कमीशन फिर वो क्वेटा के सड़कों पर अपनी फरियाद करने वाली, अपनी चीखो पुकार करने वाली हसीबा कमरानी के दो भाइयों हसन कमरानी और हिजबुल्लाह कमरानी के भाइयों का भी जरूर पता लगाएगी कि इन्होंने किस में उठाया और किस जुर्म में उठाया और उनको कहां पर रखा गया। मैं आखिर में ये जो मौजूदा हालात हमारे साबिका पाटा में एक दफा फिर मुसलत करने की कोशिश की गई है, उसके भी एक जिक्र करना चाहूंगा कि आए दिन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही है, आए दिन कस्टोडियल किलिंग्स हो रही है, कस्टडी में लोगों को मारा जाता है, फिर ना कोई एफआईआर है, ना कोई तहकीकात है। मैं कल वजीरिस्तान से आया हूं, 7 दिन से एक धरना बैठा हुआ है, वो एक कस्टोडियल किलिंग के खिलाफ बैठा हुआ है और वहां पर बगैर किसी जुर्म बताए जो चंद लोगों को डिसअपियर किया गया है उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहा है। मैं साथियों आपसे इजाजत चाहूंगा, लेकिन आखिर में एक बात रियासत को कहना चाहता हूं कि रियासतें इस तरह नहीं चल सकती, रियासतें वॉर फ्रेंचाइजीज के जरिए नहीं चल सकती, रियासतें जंगी कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए नहीं चल सकती। रियासत चलाने के लिए रियासत के शहरियों को यह एहसास दिलाना होगा कि आप इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क में गुलाम नहीं। रियासत चलाने के लिए इक्तदार अवाम को मुंतकिल करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी अपनी
सोच के मुताबिक ये कंपनी नहीं चलेगी। मैं फैज साहब के चंद अशार से आपसे इजाजत चाहूंगा। अब वही हर्फ जनू सबकी ज़बां टहरी है। ये शेर मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जिस बयानी की बुनियाद हमने रखी है वो बयानिया पाकिस्तान की तूलो अर्ज में फैल चुका है। अब वही हर्फ जनू सबकी ज़बां टहरी है। जो भी चल निकली है वो बात कहां टहरी है। हमने जो तर्ज फगा की है कफस में एजाद, फेस गुलशन में वही तर्ज बयां टहरी है। बहुत शुक्रिया जी।